दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 23 मार्च 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी और खास खबरें आप सबको बताने के लिए। दोस्तों, बड़ी और खास खबर बताने से पहले, चूंकि आज 23 मार्च है और बड़ा बलिदान का दिवस है, शहीदी दिवस है। आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन्हें फांसी हुई थी। बड़े क्रांतिकारी, बलिदानी, देशभक्त नेता थे, युवा थे हमारे देश के। तो सबसे पहले तो उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबसे भी ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार आजादी की लड़ाई एक कठिन लड़ाई थी और वो बिना बलिदानों के, बिना लड़ाई के आजादी प्राप्त नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, उससे कहीं ज्यादा कठिन लड़ाई है ठगों से मुक्ति की। जो ये संग्राम है, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित करना, ये आजादी की और सत्ता परिवर्तन की लड़ाइयों से हजारों गुना ज्यादा कठिन है। इसलिए इस लड़ाई में भी हम बहुत सारे लोगों को अपने अपने हिस्से का बलिदान देना होगा, तब कहीं जाकर हम ठगों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। ठगों से और इस बेईमान सिस्टम से अपनी डूब चुकी मेहनत की रकम को वापस कर पाएंगे। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि मैं ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण की बात करता हूं, हमारा क्या लेना देना, हमें तो अपने पैसे से मतलब है, अपने भुगतान से मतलब है, वो मिल जाए, बाकी भारत में ठगों का राज रहे तो रहे। दोस्तों, ये सोच भी बड़ी संकीर्ण सोच है। जब तक आप बड़ी सोच नहीं बनाएंगे, जब तक हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प नहीं लेंगे, किसी का एक पैसा भी उसको वापस नहीं मिल पाएगा। चूंकि आज तक का इतिहास रहा है, ठगों ने सरलता से किसी को पैसा वापस नहीं किया है। आप सब भुक्तभोगी हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से पीएसीएल, सहारा, पीजीएफ, कुबेर, जेवीजी और दुनिया भर की कंपनियों के पैसे आज तक लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ये धन आपको तभी मिल पाएगा आपका, जब आप पूरे मनोयोग से इस लड़ाई को लड़ेंगे, पूरी सत्यता, ईमानदारी और निडरता के साथ ठगों का मुकाबला करेंगे, उनकी खिलाफत करेंगे, तो आपका पैसा भी आपको मिल जाएगा, ये तय है। और जब आपका पैसा मिल जाएगा तो ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण की भी ये शर्त है कि वो भी तभी बनेगा जब देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों का पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। तो ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ही भारत को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। ये दोनों चोली दामन के साथ वाली बात है दोस्तों, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है, पहली खबर बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में है कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को अंजाम देने वाली ठग कंपनी गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के सीईओ, मुख्य कार्याधिकारी तरुण कुमार शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने रेगुलर बेल दे दी है। ये कहते हुए दी है कि उसका कोई रोल नहीं था, चालान फाइल हो चुका है और कई सारे तर्क अपने आदेश में हाई कोर्ट ने दिए हैं उसको बेल देते वक्त। तो दोस्तों, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि चालान कहां से फाइल हो गया, अभी तो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुए हैं तमाम विक्टिम्स के। अभी तो सीबीआई को मामला गया है, ये ट्रांसफर हुआ है पुलिस एजेंसीज ने, चाहे वो दिल्ली की पुलिस रही हो, चाहे वो यूपी की रही हो या कहीं की भी रही हो, जो भी कार्रवाई बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में की हैं, वो बड़ी प्राथमिक कार्रवाइयां थी। असली कार्रवाई तो सीबीआई को करनी है, तो सीबीआई ने चालान फाइल करना तो दूर है, अभी तो बयान तक रिकॉर्ड करने आरंभ नहीं किए हैं। अभी हाल ही में
4 लोगों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने घोषित किया इसी स्कैम में। और हाई कोर्ट ने मान लिया कि सब चालान फाइल हो चुका है पूरक और अब किसी तफ्तीश की जरूरत नहीं है। जिस स्कैम के अपराधी आरोपी अभी भगोड़े घोषित हो रखे हैं, जिन पर इनाम घोषित है, जिस केस की जांच अभी हाल ही में सीबीआई को ट्रांसफर हुई है, उस केस में इस तरह से ठगों को जमानत दे देना, मैं समझता हूं ये न्याय की हत्या है। और सबसे बड़ी हत्या तो तभी हो जाती है, दिल्ली हाईकोर्ट 2-3 लोगों को जमानत दे चुका है इसी तरह से, और हमने केवियट फाइल की हुई है दिल्ली हाईकोर्ट की भी, देश के तमाम अदालतों की, देश की तमाम एजेंसीज की ये अनिवार्य ड्यूटी बनती है कि यदि किसी भी ठग की या आरोपी की जमानत पर किसी भी ट्रायल कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका फाइल होती है, तो उसकी सूचना वो पीड़ितों को या पीड़ितों की यूनियन, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को भी दें। लेकिन चाहे वो कल वाला मामला रहा हो तरुण शर्मा को बेल देने का, या इससे पहले भसीन को जो बेल दी सुप्रीम कोर्ट ने, और कई लोगों को बेल मिली, औरों को भी मिल जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है आजकल इनके माहौल से। उनमें किसी में भी पीड़ितों को या पीड़ितों की यूनियन को, पीड़ित पक्ष को जांच एजेंसी ने या कोर्ट ने नोटिस नहीं किए और एक तरफा सुनवाई करते हुए इन ठगों को बेल दे दी, जो न्याय की हत्या है। ऐसा नहीं करना चाहिए था दोस्तों। ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं, एकजुट नहीं हैं, हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को ठग आज भी ईमानदार और देवता लगते हैं। तो ये स्टेट बनाम क्रिमिनल्स या ठग्स जितने भी मामले होते हैं, उनमें ऐसा आमतौर पर एजेंसीज कर लेती हैं, एडवोकेट्स कर लेते हैं, जो सरकारी एडवोकेट्स होते हैं, कि वो मिली भगत करके ठगों को और आरोपियों को जमानत दिलवा देते हैं, कई बार बरी भी करवा देते हैं। इसलिए देश में ठगों के हौसले बुलंद हैं। इसलिए देश के 20 करोड़ से ज्यादा परिवारों के साथ ठगी की घटनाएं हो चुकी हैं। दोस्तों, हमें इन हालात को रोकना पड़ेगा। अदालत की कार्रवाइयों का भी विरोध करना पड़ेगा। यदि अदालत कहीं अन्याय करेंगी जनता के साथ, देश के साथ, कानून के साथ, न्याय के साथ, सत्य के साथ, अदालतों में जो खिलवाड़ चल रहा है पॉलिटिकल माफियाओं की तरह, सरकार की तरह, हमें उसकी भी खिलाफत करनी होगी। उसके लिए दोस्तों मानसिक रूप से तैयार हों आप तमाम साथी, और एक बृहद संगठन बनाकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें समूचे बेईमान सिस्टम के खिलाफ, ताकि वो देश के भोले भाले निर्दोष मेहनत कश नागरिकों के साथ अन्याय ना कर सके, इस तरह ठगों को जमानत ना दे सके। सुप्रीम कोर्ट की हजारों रूलिंग्स हैं, किसी भी ठग को तब तक जमानत नहीं दी जाएगी जब तक वो पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का पैसा वापस ना कर दे। ऐसा कानून भी कहता है। लेकिन उसके बावजूद ये जो हालात पैदा कर दिए हैं आज समाज में कि अदालतें बेखौफ होकर ठगों को जमानतें दे रही हैं, ठगों को स्टे दे देती हैं किसी भी मामले में, ये एक बुरी परंपरा का प्रचलन देश में आरंभ हुआ है। हमें इन बुरी परंपराओं को, गैर कानूनी असंवैधानिक परंपराओं को रोकना पड़ेगा और देश के नागरिकों के हक हकूक की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर, दूसरी क्या, वैसे तो पहली खबर है क्योंकि वो देश के 12 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई है। सहारा इंडिया के मामले में कल दिल्ली हाई कोर्ट ने ही एक फैसला दिया है। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट अन्याय कर चुका था, जब केंद्रीय रजिस्ट्रार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पिछले साल ये सहारा इंडिया ने जो छल करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धत्ता बताते हुए 2012 के एम्बार्गो को, ये छल से नई जो 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली थी मल्टी स्टेट, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कलकत्ता और लखनऊ के एड्रेस पर, और उनसे ये गैर कानूनी धंधा कर रहा था, उस पर सेंट्रल रजिस्ट्रार ने एम्बार्गो लगा दिया था, रोक लगा दी थी। इसकी चारों सोसाइटीज को फर्जी और गैर कानूनी घोषित करते हुए इसके
किसी भी जमा राशि स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन चूंकि धनपशु है तो वो हाई कोर्ट चला गया, दिल्ली हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के उस आदेश को स्टे कर दिया था। और उसकी आड़ में ये आदमी लगातार इन गैर कानूनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से जनता से जमा योजनाएं स्वीकार कर रहे थे, जनता का पैसा जमा कर रहे थे, जिस पर हाल ही में छत्तीसगढ़ में भी इसके कई ऑफिसों को ताला डाल दिया गया है, ब्रांचें सील कर दी गई हैं। और कल दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार की बात को सही मानते हुए सहारा को आदेश दिया है कि वो इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मार्फत जनता से पैसा लेना बंद कर दे। दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है, अच्छा फैसला है, लेकिन ये फैसला तो 2 साल पहले ही सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ले चुके थे। उससे पहले सेबी ले चुका था, 2012 में सेबी के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट कंफर्म कर चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी जनता की अज्ञानता का लाभ उठाते हुए, जनता के लालच की मानसिकता का लाभ उठाते हुए सहारा इंडिया ने अपना ठगी का धंधा जारी रखा। और जो संख्या 2012 में 3.5 करोड़ थी लोगों के ठगे जाने की, वो आज 12 करोड़ हो गई है। 12 करोड़ लोगों को सहारा इंडिया और उससे जुड़ी हुई ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ठग चुकी हैं। और अब सहारा का भविष्य तो अंधकार में, क्या कहूं मैं, लेकिन 12 करोड़ जनता का भविष्य अंधकार में हो गया है। हाई कोर्ट के इस कल के आदेश के खिलाफ निश्चित रूप से, वैसे इसको आदेश नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी चलो, चूंकि आम बोलचाल की भाषा में आदेश ही होता है, इस आदेश के खिलाफ निश्चित रूप से सुब्रत राय सहारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश को चैलेंज करेगा और वो अपनी हजारों किस्म की झूठ और सफाइयों और तर्कों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में यह सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि उसका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का धंधा गैर कानूनी नहीं है, अनियमित नहीं है, वो कानूनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में काफी दिन मामला लटका रहेगा। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ना जाए तो जो सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो अपनी लिक्विडेटर की परिसमापक की कार्रवाई सहारा की चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ आरंभ करेंगे। तो वो जो लिक्विडेटर वाली परिसमापक नियुक्त करने वाली जो प्रक्रिया है, उससे भी निवेशकों का पैसा जल्दी से, जमाकर्ताओं का पैसा जल्दी से उन्हें वापस नहीं मिलेगा। वही स्थिति बन जाएगी जो पीएसीएल के मामले में बनी हुई है, या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में बनी हुई है, या बाइक बोट के मामले में बनी हुई है, या समृद्ध जीवन के में बनी हुई है, या साईं प्रसाद के में, या साईं प्रकाश के में, या विश्वामित्र के में, या कल्पतरु के में, या राधा माधव के में, या नवजीवन के में, या संजीवनी के में, या आपेश्वर के में, खेतेश्वर के में, या क्या बोलते हैं अपना हल्दर के में, या और बहुत सारी सोसाइटीज के लगभग 70 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लिक्विडेटर बैठा हुआ है और कहीं भी किसी का भुगतान नहीं हो रहा है। किसी में 7 साल से बैठा हुआ है, किसी में 5 साल से, किसी में 6 साल से, किसी में 4 साल से, किसी में 3 साल से। स्थिति मतलब वही है ढाक के 3 पात वाली कि कहीं भी आपका भुगतान आरंभ नहीं हो रहा है। और इनके ठगों के दल्ले, ठगों के प्रमोटर, ठग स्वयं अपने न्यूज चैनल्स के मार्फत से, अपने मीडिया संस्थानों के मार्फत से, अपने एजेंट्स के मार्फत से आप लोगों को गुमराह करते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं, और हम सब भी बड़ी सरलता से भ्रमित हो जाते हैं। दोस्तों, ये दुर्भाग्य है देश का कि जिन कंपनीज को, जिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 2010 से अवैध घोषित कर दिया गया था, उसके बावजूद भी वो कहीं कहीं से स्टे लेकर या कुछ करके ठगी का धंधा आज तक निरंतर करती रहीं। और आज स्थिति ये हो गई कि देश की 2/3 से ज्यादा जनता खून के आंसू रो रही है, वो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, करोड़ों लोग आत्महत्या के कगार पर हैं, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही।
सरकार कोई ऐसा ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है कि लोगों का भुगतान हो। बहुत सारे ठगों के जो एजेंट हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं या विधानसभाओं में बैठे हैं, वो भी उन्हीं के पक्ष को पार्लियामेंट में, संसद में उठाते हैं। सेबी सहारा विवाद की बात करते हैं, पीएसीएल से भी विवाद की बात करते हैं, कर्म भूमि से भी विवाद की बात करते हैं, समृद्धि जीवन से भी विवाद की बात करते हैं, या आदर्श लिक्विडेटर की बात करते हैं, आदर्श को रेगुलेट करने की बात करते हैं, सहारा को रेगुलेट करने की बात करते हैं, पीएसीएल को रेगुलेट करने की बात करते हैं, दूसरी ठग कंपनीज को रेगुलेट करने की बात करते हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि पार्लियामेंट द्वारा सर्वसम्मति से पारित अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को तमाम राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करे जल्दी से जल्दी, और तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा राज्य वापस करें, सेंट्रल गवर्नमेंट वापस करे। ये बात कोई भी लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य या विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य सदनों में नहीं उठाते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि ये जो पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में जो इन मुद्दों पर बोलते हैं, ये सब लोग भी ठगों के ही दलाल हैं, एजेंट हैं। जो बात इनको सदनों के मार्फत उठानी चाहिए, सरकार को जिस बात की मांग करनी चाहिए सरकार से, वो बात कोई भी सांसद या कोई भी विधायक कर नहीं पाता, कह नहीं पा रहा, जिस वजह से ये मामले लटके हुए हैं दोस्तों। और इन दुखद परिस्थितियों को, इन उलझी हुई समस्याओं को समाधान के लिए हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक बृहद, एक नहीं कई सारी रिट पिटीशंस फाइल करने जा रहे हैं। 31 मार्च तक का हमें टाइम मिला हुआ है, चूंकि एक तो हमारा उस पैन कार्ड बन के अभी तक नहीं आया है, उसकी वजह से लटक गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये मस्ट कर दिया है आजकल के पैन कार्ड होना चाहिए, आईटीआर होना चाहिए, और सेबी से, सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार से, आरबीआई से, एसएफआईओ से, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है जिसको सेंट्रल डाटाबेस बनाना था नियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत, वहां से अभी कुछ आंकड़े नहीं आए हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम प्रमाणिक आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखें कि देश में वास्तव में 20 करोड़ परिवारों के साथ ठगी हुई हैं, और वो प्रमाणिक आंकड़े वो होंगे कि वो केवल अखबारों की कटिंग पर आधारित नहीं होंगे, वो बाकायदा सरकार की मोहर लगे हुए होंगे। कि जिस तरह से 3.5 करोड़ पर मोहर लगी हुई है कि सहारा के 3.5 करोड़ निवेशक हैं, पार्लियामेंट की मोहर का आंकड़ा है वो है। पीएसीएल का है 6 करोड़ का आंकड़ा है, वो मोहर लगी हुई है उस पर सेबी की। उसी तरह से बाकियों के आंकड़े भी हमने मंगाए हैं ताकि हम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पीड़ा को, उनके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके धन की वापसी के लिए, नियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए, इन तमाम ठगी प्रकरणों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवा के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अंतरिम राहत मुआवजा राशि दिलवाने के लिए, जो लोग बेरोजगार हुए हैं, आत्महत्या के कगार पर पहुंच गए हैं, उनका पुनर्वास करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर सकें और एक टाइम बाउंड ऑर्डर करवा सकें कि जल्दी से जल्दी लोगों का भुगतान किया जाए, ताकि लोग आत्महत्या की परिस्थितियों से बाहर आ सकें। दोस्तों, कल एक बड़ी और दुखद घटना हुई थी। एक ब्रिगेडियर वायुसेना के मुझसे मिलने आए और रो रो के उनका बुरा हाल था, आत्महत्या के कगार पर हैं। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में 14 लाख रुपए उनका डूबा, और वो इस स्थिति में हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं वो। उनकी आंखों में आंसू, रोना देखकर उनका बार बार सुसाइड के लिए कहना मुझे द्रवित कर गया और क्रोधित भी कि इस बेईमान सिस्टम को उखाड़कर फेंक दिया जाए, जो देश के जांबाज, एक लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट रैंक का अफसर, जिनको देखकर दुश्मन देशों की सेनाओं के छक्के छूट जाते हैं, वो ठगों के सामने इतने लाचार, मजबूर और कमजोर कर दिए गए कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। 1200 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है दोस्तों, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में फंसकर। बार बार मैं सरकार को ये बात प्रमाणों के साथ बता चुका हूं, लेकिन सरकार नहीं सुनती है। इसलिए मजबूरन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। और चूंकि मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई सारे आदेश दे चुका है, निश्चित रूप से इसमें भी आदेश आ जाएगा। लेकिन दोस्तों,
अगर हम जागरूक नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, हमने आंदोलन नहीं किया बड़ा राष्ट्रव्यापी, तो सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश भी जो आने वाला है धूल फांकता रहेगा, रद्दी की टोकरी में पड़ा रहेगा, सरकार उसको क्रियान्वित नहीं करेगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस सरकार को झुका दें, इतना जबरदस्त जनमत तैयार कर दें कि सरकार और विपक्ष में बैठे हुए लोगों के हृदय कांप उठें, हृदय फट जाएं कि यदि इन्होंने जल्दी से जल्दी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करके, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 को लागू करके, देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जल्दी से जल्दी सीआरपीसी 357A के तहत सबका भुगतान नहीं किया, तो ये जन सैलाब, ये 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इस बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सबको सतर्क करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं कि इन छोटी छोटी खबरों पर, छोटी छोटी बातों पर निराश होने की या अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये लंबी लड़ाई है दोस्तों, सरल लड़ाई नहीं है। इसके लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, आपसी मतभेदों को भुलाना पड़ेगा, अपने स्वार्थ और त्यागों को छोड़ना पड़ेगा। एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए बड़े संगठन की आवश्यकता है दोस्तों। मैं स्वयं लगातार 6 महीने तक, अब 1 मई से लेकर के जो है 2 अक्टूबर 2022 तक पूरे देश भर में यात्रा करूंगा, चाहे पद यात्रा करनी पड़े, साइकिल यात्रा करनी पड़े, बस यात्रा करनी पड़े, ट्रेन यात्रा करनी पड़े या रथ यात्रा करनी पड़े, जो भी करना पड़े करूंगा। और साथियों से भी आह्वान करूंगा कि जो जो ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए लड़ रहे हैं, उनके धन की वापसी के लिए, वो तमाम साथी देश भर को जगाने के लिए, एकजुट करने के लिए इस आंदोलन में शरीक हों, अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को अपने अपने क्षेत्रों में चलाएं और 2 अक्टूबर 2022 को पार्लियामेंट का, सदनों का इस तरह से घेराव कर लें कि तब तक उस घेराव को हम लोग खत्म ना करें जब तक ये सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करके आपका सबका भुगतान आरंभ ना कर दें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ठगी मामलों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके तमाम ठगी पीड़ितों को अंतरिम राहत राशि देना आरंभ ना कर दें, तब तक हम उस घेराव को खत्म नहीं करेंगे। विवश करेंगे सरकार को कि या तो वो हमें जेलों में ठूंस दे या आत्महत्या करने की बजाय हमारे ऊपर टैंक चढ़वा दे, गोलियां मरवा दे, हमको सबको हत्या करवा दे हमारी अपने गुंडे माफियाओं से या जो भी उसके पास संसाधन है उनके द्वारा, या फिर सबका भुगतान कर दे। दोस्तों, अब करो या मरो की स्थिति है। या तो ठग और बेईमान लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहेंगे या फिर हम लोग रहेंगे जो सच्चे देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, जिनकी मेहनत की डूबी हुई रकम को ठगों ने बेईमान सरकारों के संरक्षण में हड़पा है। दोस्तों, समय आ गया है, अब आप सबको निर्भयता के साथ, साहस के साथ, संयम के साथ इस लड़ाई को लड़ना है और विजय हासिल करनी है, अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को प्राप्त करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।